मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से एक नया क्लास लेने की तैयारी में हैं। आज हम फिर से आप लोगों को सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आप लोगों को जेपीसी विद अमन का टेलीग्राम जो है ग्रुप है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को एक बार बोर्ड वाला क्लास होगा, एक बार कॉपी वाला क्लास होगा। जो आप लोगों को पसंद होगा वही क्लास आप लोगों को अगला वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सी क्लास आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन का हम पहले बोर्ड वाला भी लेंगे, इसके बाद आप लोगों को कॉपी वाला भी क्लास हम लेने जा रहे हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। वो क्वेश्चन है कि राजनीतिक विचार की परिभाषा दे एवं इसके स्रोतों का वर्णन करें। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग परिचय से आंसर लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले परिचय किस तरह से लिखेंगे। देखिए कि राजनीतिक विचारधारा को अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग जो है वो करते हैं 18वीं शताब्दी में। ये के अंत में जो फ्रांसीसी जो विचारक है टेडस डी ट्रेसी ने किया था। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि कौन इसका ये शब्द का पहली बार उपयोग किया था, तो वो याद रखिएगा आप लोग, ये टेडस डी ट्रेसी। ठीक है, आगे देखते हैं कि विचारधारा क्या होता है एक्चुअल में। अभी मीनिंग समझेंगे विचारधारा से। मान लीजिए कि हम कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी समाज है, उस समाज के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विचार कहलाता है। और उसी विचार को अगर हम सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो अपने विचार को रखने के ढंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग डेफिनेशन के अनुसार। देखिए क्या बोलता है कि विचारधारा दो शब्दों के मिलने से बना हुआ शब्द है, जैसे विचार जोड़ धारा। पहले हम लोग विचार का अर्थ समझते। देखिए इसका अर्थ निकलता है कि जब प्रतिक्रिया तर्क बुद्धि परक स्वरूप ग्रहण कर लेती है तब विचार बन जाती है। मतलब जब जो प्रक्रिया देते हैं वो अच्छा से सही बुद्धि परक हो जाता है, तो जब ग्रहण कर लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विचार कहेंगे। तथा जब विचार स्पष्टता, अभिव्यक्त संबंध और अव्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेती है तब इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग विचारधारा कहते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा कि जैसे हम मान लीजिए कोई चीज पर विचार रखते हैं तो जब तक वो सही तरह से प्रकट नहीं होगा तब तक वो विचारधारा बनने वाला नहीं है। तो देखेंगे विचारधारा का दूसरे शब्दों में। देखिए दूसरे शब्दों में परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि विचारधारा किसी व्यक्ति या वह सोच या समझ होती है, मतलब किसी व्यक्ति का सोच या समझ होती है जिसमें वह दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रभावित करता है। मतलब आप ऐसा विचार कीजिए कि दूसरे को प्रभावित कर सके। मतलब प्रभावित मतलब गलत नहीं, सही भी प्रभावित होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, विचारधारा कहा जाता है समाज में। ठीक है, और विचारधारा को ही विचारों को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लास्ट में लिख देंगे कि हम इसके परिभाषा को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब अंत में देखेंगे परिभाषा, इसका क्या क्या परिभाषा हो सकता है आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। विचारधारा एक क्या है, अत्यंत व्यापक शब्द है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है किसमें, विचारधारा का जो महत्वपूर्ण स्थान किसमें है, पॉलिटिकल साइंस में। इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी समाज, ठीक है, कोई भी समाज है, अगर उस समाज का अगर विचारधारा सही नहीं होता है, क्या सपोज कर सकते हैं क्या वो समाज कभी अच्छा हो सकता है, नहीं। इसलिए आपको बता दें कि विचारधारा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इसलिए इसका परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने देता है। मान लीजिए बहुत सारे विद्वान इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए इसका समाज पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे बहुत सारे विद्वान का। देखिए सबसे पहले देखेंगे वो परिभाषा निम्नलिखित है। पहला देखेंगे ट्रेडस डी ट्रेसी का। इसका देखेंगे ट्रेडस डी ट्रेसी का, ये क्या कहते हैं, देखिए कि विचारधारा से उसका अभिप्राय असंदिग्ध सत्य से तथा यानी कि संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य से। उनका कहना का मतलब है, विचारधारा कहने का मतलब होता है कि हम सत्य की बात करते हैं। कौन, ट्रेडस डी ट्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान है स्टर्च, हुम एंड प्रॉसनी। ये क्या कहते हैं, देखिए कि विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज्य व्यवस्था का विवेचन किया जाता है जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। मतलब एक विद्वान है जिसका नाम है स्टर्च, वुप एम पॉसनी। ये कहते हैं कि जो विचारधारा जो है शब्द वो सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। मतलब सिद्धांत कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत बोलता है कोई समाज के बारे में, कोई व्यक्ति सही बोलता है, तो सबको मिलाकर एक निश्चय एकदम सही शब्द निकालना, सही चीज के सही समाज के बारे में सही सोचना, ये हमारे अनुसार क्या करते हैं विचारधारा। ये कौन बोलते हैं, स्टर्च, वुप एम पॉसनी के अनुसार।
ठीक है। और देखते हैं आगे कौन कौन से विद्वान क्या क्या इसका परिभाषा देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं डेनियल बेल के अनुसार। डेनियल बेल क्या कहते हैं विचारधारा के बारे में, आप लोग जरा देख सकते हैं। वह कहते हैं कि विचारधारा का अर्थ विचारों का समाज प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। मतलब डेनियल बेल का कहना क्या है, आप लोग समझ सकते हैं एक पॉइंट को, कि वो कहते हैं कि विचारधारा जो होता है, ठीक है, वो उसका अर्थ कहते हैं कि जो रूपांतरण है, ठीक है, रूपांतरण कहने का मतलब होता है कि जो विचारक है उनका सत्य और असत्य कार्य में निहित रहना, मतलब उनको खाली सत्य और असत्य पर ही ध्यान देना होता है। ये उनका कहना है। किसका कहना है? डेनियल बेल के अनुसार विचारधारा का मतलब होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रकार से विचारधारा का कोई एक निश्चित स्पष्ट अर्थ नहीं निकला, ठीक है, अर्थ तो नहीं निकला। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विचारधारा विचारों का क्या है? विज्ञान है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विचारधारा जो है विचारों का क्या है? विज्ञान है, ठीक है। आगे देखिए, जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है, मतलब मानव का स्वभाव कैसा है, मानव का विचार कैसा है, मानव कैसा सोचता है, इसका क्या करता है? ये पूरा तरह से व्याख्या करता है, ठीक है। और देखिए आगे, और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करता है। मतलब भविष्य में भी क्या होने वाला है, इसकी सारी चीजों का क्या करता है? वर्णन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनके परिभाषा को हम लोग इसी प्रकार से पूरी तरह से डिटेल में वर्णन कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार विचारधारा में स्रोत का क्या अर्थ होता है, ठीक है। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि स्रोत का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, स्रोत जो होता है वो संस्कृत शब्द है। स्रोत क्या है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है मूल। जिसका अर्थ क्या होता है? मूल। आप लोग ध्यान रखना है। और मूल कहने का मतलब होता है कि ये राजनीतिक विचारधारा का मूल कहने का मतलब होता है कि ये कहाँ से आता है, मतलब विचारधारा का स्रोत कहाँ से आया है, ठीक है। मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस में विचारधारा का कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, मतलब कहाँ से आया, स्रोत कहने के मतलब ये होता है। चलिए, आर्थिक विचारधारा के एक नहीं अनेक स्रोत है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है हम वर्णन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा इसका स्रोत है, उसमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डील करेंगे। देखिए, उसमें पहला पॉइंट है कि राजनीतिक विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया। पहला पॉइंट को जो बंटवारा किया गया 3 भागों में, पहला पॉइंट है, देखिए, वह है प्राचीन राजनीतिक विचारधारा। और प्राचीन वर्ड सुनने से आपको सीधे पता चल जाना चाहिए कि प्राचीन कहने का मतलब होता है प्राचीन बातों का, मतलब एकदम पुरानी बातों को याद करेगा, जिसमें आप लोग याद करिएगा प्राचीन स्रोत कहाँ से आया था। जैसे वाल्मीकि हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, वहां से ही चले आते थे। चलिए हम पहले अब नोट्स के अनुसार देख लेते क्या होता है, जो बातें करते हैं लास्ट में मिलकर। देखिए, कहता क्या है कि प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का मुख्य स्रोत है, मतलब प्राचीन जो होता है प्राचीन में ही मुख्य स्रोत बन जाता है। इनका मुख्य स्रोत यूनान का एक राजनीतिक, मतलब यूनान देश का मतलब राजनीतिक था, ठीक है। और तथा यहीं से प्रारंभ होता है, मतलब यहीं से विचारधारा का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि विचारधारा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो यूनान से होता है, ठीक है। आगे देखिए कि तथा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं के मुख्य स्रोत है वेद, स्मृतियां, मुनि, वाल्मीकि, शुक्र, रामायण, ऐसे जो पुराने चीजें जो लिखे हुए थे उसमें प्राचीन राजनीतिक विचारधाराओं को क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। इसी तरह से इसमें राजनीतिक विचारधाराओं को 2 और भाग है, जैसे कि मध्य राजनीतिक विचारधारा और तीसरा है आप लोगों को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा। चलिए हम लोग दोनों को डील आउट करते हैं, ठीक है। देखते हैं बी नंबर का जो है वह है मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा। अब मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा का मतलब समझ में आता है बीच वाला, जो बीच में जो मध्यकालीन था, इसमें कैसे लिख सकते हैं? देखिए कि मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा का प्रारंभ जो होता है वो ईसाई धर्म से होता है। कहाँ से होता है? ये ईसाई धर्म से होता है। और विचारक जो थे वो ईसाई धर्म को संत अम्ब्रोजन और संत अगस्टाइन के राजनीतिक दर्शन के गहन प्रभाव पड़ता है। मतलब मध्यकालीन में सबसे ज्यादा जिसका जो प्रभाव पड़ता है वो होते हैं संत अम्ब्रोजन और वह संत अगस्टाइन, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को प्राचीन वाला याद रखिए, क्योंकि वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत, इसके कारण यहाँ पर राजनीतिक विचारों का क्या होता है? स्रोत मतलब यही से उठता है, यही पता चलता है। और मध्यकालीन में यहाँ पे ईसाई धर्म के जो विचारक है वो है संत अम्ब्रोज और संत अगस्टाइन के अनुसार हमको पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सी नंबर वाला, वो है आधुनिक राजनीतिक विचारधारा। अब आधुनिक
राजनीतिक विचारधारा का मतलब कहने का क्या होता है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए कि आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो होते थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, जॉन लॉक आदि विचारक थे। मतलब इनके द्वारा जो विचार रखा गया था, जो ये विचार जो रख रहे थे, अब ये आधुनिक यहाँ से बनता गया। मतलब यहाँ से राजनीतिक में थोड़ा सा बदलाव आया और थोड़ा विचार के बारे में थोड़ा आधुनिक मतलब डेवलप करने में थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इन विचारकों के आधुनिक विचारधारा का बहुत ग्रंथ लिखे, मतलब ये लोग आधुनिक विचारधारा पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, यहीं से आधुनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, यहीं से स्रोत निकलता है। तो आप लोगों को पहला पॉइंट बताएं जिसको 3 भागों में बांट कर तीनों को डिफाइन कर दिए। अब इसी में दूसरा पार्ट स्रोत का देखते हैं, वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख कहने का मतलब होता है, देखिए कि संस्थाओं द्वारा पारित प्रस्ताव तथा देश के संविधान, राजनीतिक विचारधारा के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मतलब ये अन्य महत्वपूर्ण क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में धार्मिक तथा धार्मिक तथा साहित्य ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक तथा साहित्य ग्रंथ कहने का मतलब होता है, इससे ही आपको पता चले धर्म के बारे में, ठीक है, या साहित्य के बारे में बात करता है। देखिए जैसे कि बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, साहित्य ग्रंथ जो ये भी राजनीतिक विचारधारा का बीज बोने का क्या करता था, बीज रोपण करने का काम किया था। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है जो राजनीतिक विचारधारा के जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है राजनेता। क्या होते हैं, राजनेता। राजनेता कहने का मतलब है, देखिए कि किसी भी देश में जन नेता यानी अपने व्यक्तित्व और कृत्य के कारण राजनीतिक विचारधारा के उदय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिस देश का या जहां का राजनेता सही होता है वहां की राजनीतिक विचारधाराएं भी सही होती है। जिस तरह से देख सकते हैं आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे देश के पीएम मोदी। जैसे हमारे देश के पीएम मोदी जो है अगर सही चीज अगर नहीं सोचते तो क्या हमारे देश का विकास होता, नहीं होता ना। मतलब अगर देश का विकास करने के लिए अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो वो है राजनीति में राजनीतिक विचारधारा। अगर विचारधारा सभी आदमी का सही है, अच्छा है, तो वो विचार भी सही है तो हमारा देश डेवलप तुरंत से कर सकता है। मतलब इतना क्वेश्चन पढ़े हम, क्या था इस क्वेश्चन था कि राजनीतिक विचारधारा में राजनीतिक विचारधारा का क्या महत्व है, मतलब क्या परिभाषा है, इसका स्रोत। तो स्रोत इसका 4 था, आप लोगों को डिफाइन कर दिए हैं। और ये इससे क्या क्या होता है, विचार मतलब विचार का सही रखना, परिभाषा भी दे दिए। इतना सारा लिखिएगा तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एमसीक्यू इस क्वेश्चन में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही था जो इस क्वेश्चन में बन सकता है कि राजनीतिक विचारधारा शब्द का सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया था, तो फ्रांस के विचारधारक डिट्रेस ने किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बता दें जरा कि ये क्लास बोर्ड वाली क्लास है, ठीक है, इसमें बोर्ड में पढ़ाएं। अब जस्ट नेक्स्ट क्लास जो है इसी क्वेश्चन का कॉपी वाला क्लास है, ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि कौन सी क्लास मेरा अच्छा रहा था। ठीक है, और उन दोनों क्लास हम लेंगे, जिसको जो समझ में आएगा वो क्लास करते साथ अपना अपना नोट्स लेते साथ पढ़ते हुए निकलते जाना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस बार एकदम आप फटाफट आज से डेली कंटिन्यू वीडियो रहेगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।